तो स्वागत है आपका अपना जीनियस माइंड एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट पार्ट है हमारा किसका, हड़प्पा सभ्यता, ईटे मल के ततास्तियां का। बहुत शानदार से आज खत्म करेंगे। लास्ट पार्ट जो हमारा था क्या था, इसमें जो हमने पीछे अपलोडेड किया था उसको वीडियो को, वो था हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे हो गया इतना बड़ा साम्राज्य का अंत। तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे दी कि भाई बाढ़ के कारण हो गए, जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हो गए, नदी सूख गए, इसके कारण मैंने मोटा मोटी आपको जो वहाँ पे समझाने की कोशिश किया। आज हमारे पास ये 7 जो है नए टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी से, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करेंगे हम, थोड़ा सा कनिंघम का क्या भ्रम था उसके बारे में बात करेंगे हम, एक नवीन प्राचीन सभ्यता के विषय में बात करेंगे हम, और एक जो है नई तकनीक तथा प्रश्न के विषय में अतीत को जोड़ के पूरा करने की समस्या और खोजों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम, और व्याख्या की समस्या। ये 7 अपने पास टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक से ध्यान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के खोजों के बारे में बात करें हम, तो आपको पता होगा 1921 में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया, 1922 में राखलदास बनर्जी ने फिर जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया, फिर 1924 में आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है सर जॉन मार्शल करता है। ये सब ठीक है, हम ये सब जान गए, पर यहाँ पे बात आ रही किसकी, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब एक बात बताइए, इतना बड़ा शहर था, नष्ट हो गया, फिर कैसे बसा होगा, फिर कैसे वहाँ पे कार्यकाज हुआ होगा, इसके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहले वाले टॉपिक में भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज में। तो आपको 2-3 याद नाम रखना है, एक है DRS यानी कि हमारा दयाराम साहनी है, दूसरा है RDS हमारा कौन सा राखलदास बनर्जी है, और तीसरा जो है जॉन मार्शल। ये तीनों चारों व्यक्ति का जो है इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। जनरल कनिंघम तो इनके ASI के जनक भी कहा जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति पर्सनैलिटी है वो, तो इसके विषय में। ठीक है, तो इतना इसमें इतना ही पढ़ना था अपने। इसमें जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कनिंघम का भ्रम क्या था। देखिए, कनिंघम एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, यह हमें पता है। हम ये भी जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया हड़प्पा सभ्यता को समझने में, खोज करने में, इसलिए इसको जो पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। बट क्वेश्चन इज नॉट हियर कि ये इसका क्या काम किया, वो बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भ्रम क्या था उसका। देखिए, वो क्या कहता था, हड़प्पा जो कनिंघम जो था वो बेसिकली प्राचीन जो वस्तु होता था उसके विषय में जानकारी रखने के लिए उत्सुक रहता था वो, इसलिए वो जो है हमेशा साहित्यिक हो गया, वो अभिलेख हो गया, इसका सहारा लेता था। बेसिकली उसका जो टाइम पीरियड जिसमें उसने काम किया है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक है, और दूसरा जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है इसका टाइम पीरियड है, और उसमें इसने काम किया है। इस टाइम पीरियड में पहला कौन सा टाइम पीरियड बोला मैंने, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, फिर उसने 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक यानी हर्षवर्धन के काल तक के टाइम पीरियड को उसने मेजर किया, उसको समझाने का प्रयास उसने किया। यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल कनिंघम जो है वो अभिलेख, प्रलेखन, इस सबसे वो समझने की कोशिश करते हैं, साहित्यिक अभिलेख सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे क्या वो चूक जाते हैं किसको, जब एक अंग्रेज अधिकारी ने जनरल कनिंघम को एक मुहर दिया, मुहर मतलब एक जो स्टैम्प के तौर पे हम कह सकते हैं मुहर दिया, उसको दिनांकित करने में, उसको डेटिंग फाइंड करने में कि ये कितनी साल की है, कितनी साल पुरानी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। कौन, जनरल कनिंघम, ये याद रखिएगा। अब ये जनरल कनिंघम का मानना था कि जो भाई सारी सभ्यता की फलस्वरूप ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता, जो भी है मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये इसका जो उद्भव जो है गंगा घाटी से हुआ। यहाँ पे ये फेल हो जाता है, याद रखना। जो जनरल कनिंघम है यहाँ पे फेल हो जाता है, सफल हो जाता है, इसलिए ये कह दिया कि भाई जितने भी सभ्यता है यानी कि भारत की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो गंगा घाटी से उत्पन्न हुआ, वहाँ पे फेल हो जाता है। और ये सील के मुकाबले वो कहता है, जो वहाँ पे जो मुहर मिले थे, वहाँ पे वृषभ का जो मिला था उसको कह देता है, इसमें कुबर नहीं था तो कह देता है विदेशी मुहर है, वो भी फेल हो जाता है। इसका हमारे पास एक डेटा मिलता है। इसके बाद एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करते हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता के विषय में बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दिया तो पूरा विश्व को पता लग गया कि हाँ यार, इतना पुराना सभ्यता भारत में एग्जिस्ट करता था। उसके बाद एक और व्यक्ति है राखलदास बनर्जी, उन्होंने भी मोहनजोदड़ो खोज कर दिया, ये भी बड़े ताज्जुब की बात रही। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने, आपको पता होगा सर जॉन मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल 1924 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया। किसे कब किया, सर जॉन मार्शल ने जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज जो है कब किया था, 1924 में। तो सर जॉन मार्शल ने किसकी खोज किया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किया, 1924 में किया। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, SN राव। कौन है, SN राव।
ये अपनी किताब माई आर्कोलॉजी ऐसे लिखते हैं, माई आर्कोलॉजी स्टोरी ऑफ इंडिया में इनकी किताब है माई आर्कोलॉजी, यह ऐसी किताब है द स्टोरी ऑफ माई आर्कोलॉजी। इसने किताब है द स्टोरी ऑफ माई आर्कोलॉजी। एस.एन. राव की किताब है द स्टोरी ऑफ माई आर्कोलॉजी में लिखते हैं कि सर जॉन मार्शल ने जहाँ पे भारत को पाया उसको 3000 साल पीछे छोड़ दिया। याद रखना, एस.एन. राव जी कहते हैं कि सर जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पे पाया उससे 3000 साल उसको पीछे छोड़ दिया। तो ये हो गया। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि वो कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है, मेसोपोटामिया का जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है उसके कारण वो कहा गया होगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर इतना ध्यान रखिए। अब क्या कहेंगे आप कि भैया इसमें जो है जो आपका दयाराम साहनी है उसने हड़प्पा की खोज किया, फिर इसके बाद राखालदास बनर्जी उसने मोहनजोदड़ो की खोज किया, 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज किया। विश्व के समक्ष ये कह दिया कि भैया एक नवीन सभ्यता के समक्ष जो इसने क्या किया, घोषणा किया कि भैया एक नया सभ्यता उसने खोज किया है। और एस.एन. राव ने कहा अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई आर्कियोलॉजी में, कहता है कि भाई सर जॉन मार्शल ने भारत को यानी कि जो भारत को जहाँ पे पाया उसे 3000 साल पहले छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया उसको। तो ये सब इसके अंदर था। अब नई तकनीक तथा प्रश्न की बात करते हैं। एक चीज और, मैं सर जॉन मार्शल के विषय में एक चीज बताना भूल गया। सर जॉन मार्शल ने, देखिए हमारे यहाँ पे खुदाई के 2 तरीके थे, पूरे विश्व में ही 2 तरीके होते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज। और इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्षैतिज का मतलब होता है वर्टिकल, क्या होता है? वर्टिकल। और अभिलंब का मतलब क्षैतिज का मतलब होता है क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और अभिलंब का मतलब होता है वर्टिकल, ये होता है। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने क्या किया, ये वर्टिकल का खुदाई ना करके ये हॉरिजॉन्टल खुदाई करने लगा। आपको पता होगा जब हॉरिजॉन्टल खुदाई किया जाने लगा तो बहुत सारी जो हमारे तथ्य थे, बहुत सारे फैक्ट थे, वो क्या हो गए? खंडित हो गए, क्योंकि मिश्रित हो गए होंगे। तो इस प्रकार से खुदाई ना करके उसने कैसे खुदाई किया? हॉरिजॉन्टल खुदाई किया, क्षैतिज खुदाई किया। तो बहुत सारे जो हमारे पे जो फैक्ट थे मिलने वाले थे वो नष्ट हो गए, नहीं मिल पाए। तो वो उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, गलत हो गया। और सर जॉन मार्शल के विषय में ये भी कहा जाता है कि वो यूनान में काम कर चुके थे, क्रीट में काम कर चुके थे, वो अपने अनुभव को भारत में लाए थे। एक पेशेवर पुरातत्वविद भी थे ये तो हमारा हो गया। इसके बाद एक नई तकनीक तथा प्रश्न की बात करते हैं। इसके बाद कौन आता है पता? 1944 में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है कौन सा? आर.एम. व्हीलर। क्या नाम होता है? आर.एम. व्हीलर। 1944 में एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है आर.ई.एम. व्हीलर। ये व्हीलर साहब, यानी कि हम कहेंगे ये जो आर.एम. व्हीलर थे ये ब्रिगेडियर थे, सेना के जनरल थे ये। और इन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पे साझा किया, अपने पुरातात्विक में ब्रिगेडियर के जो जितने भी अनुभव थे यहाँ पे इसने साझा करने का प्रयास किया। और इसने क्या किया, इसने सर जॉन मार्शल की गलती को न दोहराते हुए इसने वर्टिकल खुदाई किया। क्या किया? वर्टिकल खुदाई किया। अब आपको मैं बता दूं, जो भी वस्तु सबसे नीचे होगा वो उतना प्राचीन माना जाएगा, जो वस्तु सबसे ऊपर होगा वो सबसे नया माना जाएगा। तो जो आर.एम. व्हीलर साहब है इसने क्या किया, इसने यही किया, सबसे पहले लेयर को स्तर विन्यास, यानी कि पहले लेयर को हटाया, दूसरे लेयर को हटाया, तीसरे लेयर को हटाया। इससे ये पता लग गया कि हाँ कोई भी वस्तु कितनी साल पुरानी है और इसके टाइम पीरियड को आसानी से समझा जा सकता था। बहुत सारी मुहर, बहुत सारे मृदवान, बहुत सारे मनके, बहुत सारे आभूषण सब वहाँ पे मिले। ठीक है जी, ये याद रखिएगा यहाँ पे। और इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। 1980 के करीब जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अब इसमें जो है ये पुरातत्वविदों में इसमें रुचि लेने लगे हैं, भारतीय शाखा विज्ञान में। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है जी, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई औजार है, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, कोई औजार है। अब ये औजार, अब मैं ये इस औजार का मैंने एक प्रयोग किया, तो ये अनुष्ठान के तौर पे भी प्रयोग किया जाता होगा शायद, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं। इसका लड़ाई में भी प्रयोग किया जाता होगा शायद, मुझे पता नहीं है। तो इसमें पुरातत्वविद बड़े संख्या में दृष्टि में चले जाते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। क्या ये लड़ाई करने के लिए किया जाता होगा, ये क्या पूजा पाठ के लिए किया जाता होगा, क्या इसको किसी अनुष्ठान के तौर तरीके से हम जोड़ के देख सकते हैं। तो इस समय पुरातत्वविद कई बार जो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता इसको किससे जोड़ के देखें। कई बार क्या होता है कि पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिलती है जिसको वह व्याख्या करने में पूरी तरीके से संकुचित हो जाते हैं। उसके विषय में बात करेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो में कपड़ा के कुछ अवशेष मिले, वो अलग बात है, हम बाद में बात कर लेंगे इस किसी और दिन। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया और लकड़ी हो गए, सरकंडे, वो सब तो क्या होंगे, पृथ्वी में जाएंगे या धरती में जैसे मिट्टी में मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा, वो कब खराब हो जाएगा, तो वो सब हमारे यहाँ पे हो जाता है। परंतु उसके बाद क्या हुआ, तो पुरातत्वविद ढूंढेंगे क्या, फिर
वो चाहे मोहर ढूंढे, बाट ढूंढे, मनके ढूंढे, मृदवान ढूंढे, आभूषण ढूंढे, सोना चांदी जो उनसे मिले वो ढूंढ के, ताकि उनके पता लगा सकता है कि वो कितनी साल पुरानी है और क्या है। ठीक है, तो ये कई बार पुरातत्वविद की समझ जो है चुनौती आती है कि कौन सा सामान किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ से मिला है। कई बार पुरातत्वविद ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सामान कोई कब्र से मिला है, क्या घर से मिला है, क्या नाली से मिली है, क्या कहीं से मिली है। तो इस बार जो है पूरा पुरातत्वविद जो है कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किससे जोड़ना है। तो इसको पुरातत्वविद बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे खोजों का वर्गीकरण, मान लीजिए अब मैं कहता हूँ मेरे पे 4-5 सामान है, कुछ स्टैचू है, कुछ मूर्ति है, कुछ आभूषण है, कुछ मनके हैं, 4-5 चीजें हैं। अब 4-5 चीजों को आप कैसे वर्गीकरण करिएगा, कैसे, किसके आधार पर करिएगा। मैं कहता हूँ आज इस मार्कर का मतलब लिखना है, उस टाइम पे भी लिखना होगा, पर दूसरे तरीके से कुछ अलग तरीका होगा। तो जब भी हम कहते हैं कि पुरातत्वविदों के पास एक कंफ्यूजिंग सिस्टम आ जाता है वहाँ पे कि इसको वर्गीकरण करने में बड़ी परेशानियाँ होती है किसी भी प्राचीन वस्तु को आज के टाइम पे देखने के तौर तरीके से। ठीक है, आज उस टाइम पे वस्तु विनिमय चलता था, आज पैसों का इस्तेमाल चलता है। उस टाइम पे ज़्यादातर जो भाषाएं होती थी, अरामाइक होता होगा, प्राकृतिक होता होगा, ब्राह्मी होता होगा, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं। आज देखिए देवनागरी हिंदी लिपि है। तो ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं उसके आधार पे पुरातत्वविद को बड़ी सोच समझ के शब्दों को, तथ्य को तथ्यात्मक तरीके से उसका विवरण करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। अब यहाँ पे व्याख्या की समस्या के बारे में बात करते हैं। जब हम व्याख्या की समस्या के बारे में बात करेंगे तो देखिए मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं या हड़प्पा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें पुरातत्वविद बड़े सोच समझ के डिसीजन लेते हैं ताकि कोई भी गलत डिसीजन ना चला जाए। ठीक है ना। अब जैसे वहाँ पे एक नारी की मूर्ति मिली है जिसको पुरातत्वविदों ने जो है मातृ देवी की संज्ञा दिया है। अब उनको नहीं पता कि ये उस टाइम पे क्या चीज का प्रतीक रहा हुआ, तो पुरातत्वविदों ने वहां पे किसका संज्ञा दिया है। पुरातत्वविद जो थे, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो इसको किसका संज्ञा दिया, मातृ देवी की संज्ञा दिया है। एक विशाल स्नानागार भी मिला है, किसका, विशाल स्नानागार। अब विशाल स्नानागार का मैं बताऊं तो विशाल स्नानागार का आज तक पता ही नहीं लगा कि अनुष्ठान करने के लिए है कि उसका अन्य कोई प्रयोग करने के लिए है, ये भी याद रखें। यहाँ पे लोथल और बनावली कालीबंगन, सॉरी लोथल और कालीबंगन में बेदिया मिली है। बेदिया होती है जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, उसको बेदिया बोलते हैं। और क्या मिला है, और मिला है यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी, एक सिंग वाला यूनिकॉर्न मिला। क्या मिला है, एक श्रृंगी मिला है। इसका क्या महत्व होता होगा, कोई ना कोई तो महत्व होता होगा उस टाइम पे भी उसका। इसके बाद क्या मिला है, पशुपति की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पे एक और बात हम लिखना चाहेंगे, पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। और क्या मिला है यहाँ पे मिला है आपको एक ब्राह्मण की मूर्ति, जिसको हम क्या बोलते थे, एक राजा था जिसकी मूर्ति यहाँ पे पाई गई है। एक पशुपति की मूर्ति, दूसरा जो है पुरोहित की मूर्ति। किसकी मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति। ये सब यहाँ पे मिला है हमारे को। तो हम क्या कहते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो जो अलग अलग तरीके से खुदाई हुआ है, भारत में जो भी खुदाई हुआ है, जो भी वस्तुएं पाई गई है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है पुरातत्वविद, इतिहासकार उसको बड़ी सावधानी पूर्वक उसका आकलन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसका प्राचीन काल में क्या इतिहास रहा होगा, आज इसको कैसे जोड़ के देखें। तो क्या क्या मिला वहाँ पे एक श्रृंगी यानी कि यूनिकॉर्न मिला है, बेदिया मिली है, वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, विशाल स्नानागार मिला, वहाँ पे पुरोहित की मूर्ति मिली है, लोथल और कालीबंगन से बेदिया मिली। अब आपको बता दूं, हमारा ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 तक है। उसमें रुद्र नाम के देवता का उल्लेख है, रुद्र। और हम इसको क्या कहते हैं, जो पशुपति की मूर्ति मिली है उसको आदि शिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदि शिव। तो ये हमारा टॉपिक था, ये लास्ट टाइम टॉपिक था। अगर इसमें कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में हम आपका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट हम जो लाएंगे वो राजा, किसान और नगर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें पहले आपको मैं इंट्रो दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।